दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए जो क्लरिकल का पोस्ट कोड 627 का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आधा बचा हुआ था शेयर करने को, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके एग्ज़ाम के सेक्रेटरीट वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, ताकि आप एचएस या आईएएस लेवल का करंट अफेयर्स ना पढ़ें, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स का लेवल होता है वो क्या होता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, और क्वेश्चन जो भी साइंस वगैरह के पूछे जा रहे हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि आधा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया था। ये सीरीज़ बी है भाइयों, सीरीज़ बी है ये, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा। वैसे तो आपने मिला लिए होंगे कई सारी जगहों से, या खुद भी किए होंगे आपने, बट लेकिन आप देख लीजिएगा, इसमें लगभग सही किए हैं। अगर किसी में डाउट हो तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आज इस आधे के बचे हुए क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके सही क्वेश्चन बता दीजिएगा। बाकी मैं उन भाई लोगों से कहना चाहूँगा जो पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कि आपको पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल रहा है सभी सब्जेक्ट्स पर, इसलिए देख लिया करें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मित्रवत अन्य देशी और दुश्मन अन्य देशी, दोनों को ही वो अधिकार नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में उनका उल्लेख किया गया है, उनको रिमूव कर सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें अभी यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ राष्ट्रपति है। वैसे अगर ये कहीं ऑप्शन हो दिया हुआ कि मंत्रिपरिषद की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें रिमूव करता है, ये इंडिपेंडेंटली खुद नहीं करते हैं, बट इन्हें सलाह दी जाती है तब ये रिमूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आनंद चंद जी, ठीक है। 17वां स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कमेंट में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से जिस विधेयक पर कंसाइडर एंड पास ए बिल ऑन विच द टू हाउस डिसएग्री, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु एक जॉइंट सीटिंग होती है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाए, संयुक्त बैठक की जाती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। और ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति इसका आह्वान करता है संयुक्त बैठक का, तो बुलाता है। चलिए बैठिए, बात कीजिए, है ना। तो उसकी जो अध्यक्षता करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो जॉइंट सीटिंग होती है उसकी जो अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका जो राइट आंसर होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पॉलिटिकल की सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं ये क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन में एग्जाम ओरिएंटेड ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित होती है दोस्तों, वो होती है संसद के पास। आपको मालूम है हमारी जो न्यायपालिका है वो एकदम से स्वतंत्र है, लेकिन संविधान संशोधन करके उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन करना बहुत बड़ी पावर है, उसमें संख्या बल चाहिए होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा और प्लस राज्यों की सहमति के लिए भी, ठीक है। इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? तो दोस्तों जो इसका परिसीमन है वो 2026 तक के लिए सीमित किया गया है। 2026 के बाद शायद हो चाहे बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन 2026 तक फिक्स है, जो सीट्स हैं वो फिक्स है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिक्किम ईस्टर्न जोनल काउंसिल में नहीं आता। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्यों इसके उद्देश्य भी सब चीज़ें जान लीजिएगा अगर आप एचएस लेवल के एस्पायरेंट हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंश्योरेंस। बाकी फिशरीज, एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग सेंटर में होता है। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना चाहिए? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए आयु, तभी चुनाव लड़ सकता है। किसी लोकसभा के चुनाव में मताधिकार है एक। तो दोस्तों मताधिकार जो होता है, राइट टू वोट, ये होता है लीगल राइट, वैधानिक अधिकार। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है। दोस्तों जो यूपीएससी की प्रारंभिकता को खोजा जा सकता है वो 1935 के एक्ट में खोजा जा सकता है। 1935 में ही इसे यूपीएससी कहा गया। तो उससे पहले 1926 में वैसे तो इसकी स्थापना हुई थी। थोड़ा सा और विस्तार से इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन स्थापना 1926 में हुई थी इसकी। लेकिन जो इसका उल्लेख मिलता है यूपीएससी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो नाम दिया गया, ये 1935 में दिया गया था। ठीक है, निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है कर्टेन्स, ऑप्शन बी। ठीक है, विच मिरर हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो पीछे का जो गाड़ियों में भी लगे होते हैं, आपको पता है गाड़ियों में कौन से शीशे लगे होते हैं, उसमें होते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण। एडीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेजेस? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है नॉर्थ का तारा, नॉर्थ पोल में है, नॉर्थ पोल की ऊंचाई में है। पृथ्वी की सतह में से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है सभी एग्जाम्स के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे दो, ये जितनी भी एटमॉस्फेयर्स लेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। इनके अलग अलग नाम होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कन्फ्यूजन, कई बार सीरीज बनाने को दे देगा कि नीचे से ऊपर की ओर क्रम बनाइए या किसी तरह से, मतलब लेकिन प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो इस जो धरती से सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वो है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है, वॉशिंग सोडा इज केमिकली नॉन एज? तो दोस्तों इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ को कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टाइफाइड। बाकी तीनों के तीनों रोग मच्छर के काटने से होते हैं, तो आपको इनके नाम ध्यान रखना है। जैसे डेंगू बुखार तो आपको पता ही है, पीला ज्वर भी आपको मालूम होना चाहिए, मच्छर के काटने से होता है। और एलिफेंटियासिस रोग, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलिफेंटियासिस रोग किस वजह से होता है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मच्छर के काटने से, और अन्य सारे जीवाणुवादित रोग है या फिर विषाणु जनित रोग है, कैसा रोग है। तो मतलब फिर आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जो चारों ऑप्शन होते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडर सर्प है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज एन ओविपेरोस स्नेक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय कोबरा, इंडियन कोबरा। सबसे बड़ा उद्यान विहीन जीवित पक्षी है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स इज ऑस्ट्रिच। ठीक है, विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है साइट्रस एसिड, साइट्रस फ्रूट। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, जो भी विटामिन का जो टॉपिक है यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो विटामिन के कम से कम कुछ नहीं तो 20 एक फैक्ट हैं जो आप याद रखिए, और उनमें से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? तो दोस्तों रक्ताल्पता का कारण निम्न की कमी है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सिफिलिस रोग
का संक्रमण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगता है क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिलिकोसिस रोग किस कारण वजह से होता है। तो जो सिलिकोसिस रोग होता है वो कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? सिफिलिस। तो जो सिलिकोसिस की बात कर रहा हूँ मैं वो होता है धूल कणों से, जो ये बड़ी बड़ी खाने होती माइनिंग वगैरह में, ये सिलिकोसिस रोग उनको होता है। तभी तो जब भी वहाँ पे काम करते हैं तो माइनिंग वगैरह में कोई भी माइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मास्क पहना जाता है ताकि सिलिकोसिस रोग ना हो। अक्सर उनको ही धूल कणों की वजह से सिलिकोसिस रोग होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिफिलिस रोग की। तो इसका जो कारण है, जो डिजीज सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो का संक्रमण होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये रोग होता है, सिफिलिस रोग। ठीक है। द ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया इज, तो दोस्तों भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हलूक गिब्बन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। वो क्या है? तो दोस्तों जो 115 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंतस्थ। यदि आपको हिंदी पढ़ना हो इस तरह से, वैसे मैंने हिंदी की एक विशेष सीरीज प्रारंभ की थी लेकिन उस पर आपका बिल्कुल भी सही रिस्पांस नहीं आया, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। आप लोग रिस्पांस सही देते नहीं है तो कोई भी अच्छी चीज़ तब बंद करनी पड़ती है जब आप लोग उसे देखते नहीं है, आपको पसंद नहीं आता, तो फिर उसको कराने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है जब आपको पसंद ना आए। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है हिंदी, मैं विशेष तौर पे पढ़ा सकता हूँ, मेरा अच्छा बैकग्राउंड है, हिंदी से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इंग्लिश उसका 30% भी नहीं है जितना मेरा हिंदी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 116 कामदेव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो कामदेव का पर्यायवाची है तो वो है ऑप्शन सी, कंदर्प। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है, तो वो है ऑप्शन बी, अच्छा न लगना। गय से प्रत्यय शब्द बनता है। तो दोस्तों आपको मय, ये गय नहीं है, ये मय है। ठीक है, यहाँ पे गलत आया है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मय, जलमय। तो दोस्तों जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद में जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़े होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़े होते हैं, जो उच्चारण देते हैं अंत में, जैसे जलमय। ठीक है, तो जलमय, मय होगा, ये गय नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और बाकी ये जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय में, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एस्पायरेंट्स को पढ़ भी लेते हैं लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकली समझिए। ठीक है, इस तरह से रटना नहीं है रूल को, या क्या कहते हैं परिभाषाएं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषम, वी प्लस सम, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों ये है आपकी जो ये संधि है, क्या नाम, जो दूसरी संधि होती है, क्या कहते हैं उसे, आपका व्यंजन संधि से। ठीक है, व्यंजन संधि से है ये विषम। व्यंजन संधि काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी सारे रूल्स है, उसको देख लीजिएगा। यदि हमने पढ़ाना हो तो बता दीजिएगा। प्रसंग का विशेषण है, तो दोस्तों जो प्रसंग का विशेषण है वो है ऑप्शन बी, प्रासंगिक। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकंठ में समास है, तो दोस्तों आकंठ में जो समास है वो है अव्ययी भाव। तो समास की ज़्यादातर मैं तो बताऊंगा कि बहुत सारे जो समास के शब्द लिखे होते हैं उनको ही देख लो। अब रूल तो आते हैं लेकिन कई बार ऐसे दुर्लभ शब्द पूछ लिए जाते हैं जो कहीं होते ही नहीं, जिसमें थोड़ा सा उसके रूल भी फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आप बहुत सारे उनको देख लो शब्दों को, जो नॉर्मली एक स्क्रीनिंग हो जाती है तो एग्जाम में आता है तो सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 122, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एकता। ठीक है, शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द था पहला, तो ये शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य लगता है वो ऑप्शन सी लगता है, उसे देखा है। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों ये मैंने अपने हिंदी वाली सीरीज में बताया भी था। तो जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उसे कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं। तो 125 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड जो है
और आपको अब समझ लेना है कि इंग्लिश, बाकी हिंदी तो आपको पता है कि किस तरह से आएगी, बट इंग्लिश में क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस में बताया गया था जो सेक्रेटरीट वाले क्लरिकल में, उसमें बताया गया था, बाकी तो सारा सिलेबस सेम ही था क्लरिकल का, बट वहाँ बताया गया था कि जो इंग्लिश आएगी वो ग्रेजुएशन लेवल की आएगी। अब ग्रेजुएशन लेवल में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे पैसेज आ जाएगा, एक पैसेज आपको रीड करना पड़ेगा, फिर आपको उसके क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसेज नहीं आया इसलिए वहाँ पे लगता है कि पैसेज आएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में तो यही आ जाता है, एनालिटिकल क्वेश्चन ही आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ की इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा पैसेज पूसेज में, थोड़ा सा वो तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 126। तो 126 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ठीक है। 126 का है ऑप्शन डी। 125 का जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, सॉरी 125 का जो है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। 125 का ऑप्शन बी, सॉरी 125 का है ऑप्शन बी और 126 का है ऑप्शन डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 127 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमीडिएटली। तो 128 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो 129 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो देखना है आपको, ठीक है। इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन तो उसमें भी आ ही जाएगा, इतना तो श्योर है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ बेस्ट एक्सप्रेस बताना है जो उस चीज़ को मतलब अच्छे से समझा सके, मतलब जो इस वर्ड के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो मिग्री के लिए क्या है, तो 130 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्कैंटी, ठीक है। तो वर्डिक्ट 131 का होगा वो होगा सी, जजमेंट, है ना। वर्डिक्ट का मतलब निर्णय का मतलब जजमेंट ही हुआ। और एस्टीम का मतलब हुआ 132 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेस्पेक्ट, ठीक है। और 133 का जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रूडेंट, ठीक है। तो जो 134 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अप्रोच, एक्सेस, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। 135 हर लाइफ इज, तो 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीशियस फॉर हर पेरेंट्स, ठीक है। द बेल डैश डैश एट रेगुलर इंटरवल्स, तो दोस्तों जो 136 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिंग्स। 137 का जो राइट आंसर होगा आई विश आई, 137 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 137 का ऑप्शन डी, वर, आई विश वर ए बर्ड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ही ऑफ्टन, 138 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ही ऑफ्टन गो फॉर ए वॉक। 139 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 140 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू ब्रेक ऑफ, टू एंड ए रिलेशनशिप, ठीक है। 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लिटरेरी पर्सन, या फिर इसका बी भी लग रहा है, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। बाकी ए और सी तो है ही नहीं। तो 142 का जो राइट आंसर होगा ए, वेट ब्लैंकेट, तो 142 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वन हु डिस्करेज अदर्स, जो दूसरों की खुशी में भंग डालता है, ठीक है, ये वेट ब्लैंकेट। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। 143 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू मीट विथ, टू कम अक्रॉस का मतलब होगा टू मीट विथ, अचानक से मिल जाना, ठीक है। तो टू पुट अप विद होगा 144 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू स्टे टुगेदर, टू पुट अप विद, टू स्टे टुगेदर, ठीक है। तो 144 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है वैसे ही उदय शंकर का संबंध है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है
नृत्य से संबंधित है उदयशंकर जी। ठीक है, कौन बाकी शेष से भिन्न लगता है? तो दोस्तों मस्टर्ड भिन्न लगता है इनमें से, बाकी अरहर, ग्राम, पी ये अलग लगते हैं इनसे, सरसों से। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, किसी जो ये 147 चलनी चाहिए कूट वाला जो है, तो मी के लिए जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आपको इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, लॉजिकल रीजनिंग ही आएगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स के आएंगे या फिर रीजनिंग के कोई DI वगैरह आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, तो दोस्तों जो पके हुए केले का जो रंग होगा वो इसके अनुसार वो होगा ऑप्शन ए, काला, लाल होगा, क्योंकि पीले को क्या कहा गया है? लाल। तो केला क्या होता है? तो पका हुआ केला पीला होता है, तो इसको लाल कहेंगे, पीले को क्या कहते हैं? लाल। ठीक है, तो देख लिया अगला क्वेश्चन। इस ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है और किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती है? तो मतलब दोनों आगे भी और पीछे भी विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 3 संख्याएं ऐसी है जिनके आगे और पीछे दोनों और विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोला कि किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती, मतलब तो अगर यही बोलते कि विषम संख्या आती है, ठीक है, तो मतलब कह सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा बना दिया क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। यदि 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य है को बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए, तो दाहिनी तरफ से छठवें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, आप बाएं क्रम से शुरू करते हैं तो लिखेंगे, सबसे पहले आएगी 2, है ना, सबसे पहले क्या आएगी? 2 आएगी, फिर उसमें 2 2 जोड़ते रहिएगा आप, तो मतलब वो सारी 2 से विभाजित होगी। तो ये हो गई बाएं क्रम से। लेकिन जो दाएं क्रम से होगी वो 21 से पहले कौन सी आएगी? वो आएगी 20। ठीक है, उससे पहले क्या आएगी? वो आएगी 18। ठीक है, तो उससे पहले क्या आएगी? वो आएगी 16। तो इस तरह से छठवें क्रम में कौन सी होगी? इधर से दाहिनी ओर से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर वैसे आएगा वो आएगा 10। कैसे आएगा? इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपको निकालना है ये श्रेणी, समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा, उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू n-1। आप इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे, a + n-1 इंटू d। ठीक है, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, इसमें a जो आएगा आपका वो आएगा 20। ठीक है, प्लस n क्या आएगा आपका? n आएगा छठवां पद। ठीक है, छठवां निकालना ना छठवें क्रम में, -1। d आएगा आपका -2। ठीक है, -2, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ। ठीक है, तो जब आप हल सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका आएगा 20 + 5 दूना -10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? -10। तो 20 में से 10 गया, बचेगा 10, आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए कहीं पे भी जहाँ पे इस तरह से पूछा होगा ये वाला पद कौन सा होगा, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिएगा समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये -2 कैसे आए ये बताता हूँ मैं आपको। जो d निकालना है आपको, तो d निकालते हैं, जो पहला पद होगा, तो पहला पद यहाँ पे क्या है? 20 है। तो पहला पद 20 है, तो उसके बाद क्या है? 18 है। ठीक है, तो जो d निकालते हैं वो दूसरे पद माइनस दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। कभी भी d निकालना हो तो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि दाएं क्रम से पूछा गया था इसलिए हम दाएं क्रम से कर रहे हैं। अगर बाएं क्रम से करते तो इसमें जो d होता है वो +2 होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 10। लड़कियों की एक कतार में शुभा बाएं से 10वें स्थान पर तथा रूपा दाएं से 11वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो शुभा जो बाएं से है वो कौन से स्थान पे है? 10वें पे है। ठीक है, ये अभी 10वें पे है यहाँ पे। ठीक है, और जो ये आपकी रूपा है ये 11वें स्थान पर है यहाँ पे। ठीक है, दाएं से बोल रही है। ठीक है, 11वें स्थान पर है। लेकिन अब इनने क्या कर दिया कि अपने स्थानों की अदला बदली कर दी। क्या कर दी? अदला बदली। ये 11वें स्थान पर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 11वें स्थान पे है। तो इन्होंने क्या कर दिया? अपने स्थान की अदला बदली। तो क्या हुआ? जो ये आपकी रूपा थी ये अब दाएं से कौन से क्रम में आ गई? यहाँ पे पहुँच गई, ये हो गई 15वीं।
क्या हो गई 15वें नंबर पे आ गई। दाएं से जब इधर से ही गिन रहे थे तो यही पहुंच जाती है 15वें स्थान पर। जब ये आ जाती है किसकी स्थान पे, शुभा की जगह पे आ जाती है। तो जब शुभा इसके स्थान पे जाएगी तो फिर बाएं से कौन सा क्रम होगा, तो हमारे को यही बताना है कि शुभा का बाएं से कौन सा क्रम होगा। तो दोस्तों जो इसकी बाएं से स्थिति होगी शुभा की, तो आप देखिए ये 11 में था, 11 में थी यहाँ, तो दाएं से कितनी हो गई 12, 13, 14, 15वें स्थान पर यहाँ पे है। ठीक है, जो कि बाएं से कौन सा है 10वां है। ठीक है, तो अब 10 से आगे गिन लीजिए 11, 12, 13, तो 14वें स्थान पर कौन होगी, आपकी शुभा होगी बाएं से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई क्या, शुभा ये कौन सा हो गया 14वां हो गया, इधर से 14वां। ठीक है, तो अगर समझ आ गया हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से ऊंचा है। तो दोस्तों जो बसंत है, बसंत मनोहर से ऊंचा है। ठीक है, परंतु उतना नहीं है जितना राजू है। राजू देख लीजिए, बसंत मनोहर से तो ऊंचा है लेकिन राजू के बराबर नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है। जो जयंत है वो दत्ता से ऊंचा है लेकिन मनोहर से नाटा है। मतलब जो जयंत है दत्ता से तो बड़ा है भाई। ठीक है, जयंत दत्ता से तो बड़ा है लेकिन मनोहर से नाटा है, मनोहर से छोटा है। तो अब कौन, क्या बताना है कौन सबसे ऊंचा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाहनाज को मार्केट जाना है, उसके तो दोस्तों इसमें डाटा अपर्याप्त है, पूरी तरह से डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो जो 154 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 154 का ऑप्शन बी। ठीक है, सरल कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा इसको। ठीक है, बोर्ड मास का इस्तेमाल होता है इसमें, तो बहुत इजी है, तो देख लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए क्लरिकल में। और जो इसका 155 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, LGQ। तो DEF जो पहले करेक्टर है उसमें एक का गैप है। ठीक है, DEF GH। ठीक है, IJ। ठीक है, KL पहला करेक्टर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो K, तो ये उल्टे को हो रहा है, J K से पहला J आता है, J से पहला I आता है, S से पहले G आता है। ठीक है, तो LGQ हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की घनाकृति को छोटे घनों में विभाजित करने पर ऐसे कितने छोटे घनाकार बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, 60 है। तो वो कैसे बनेंगे, तो जैसे 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर क्या होगी चौड़ाई, मान लीजिए अप्रोक्स मान लीजिए इतनी आएगी ये। ठीक है, तो लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब जैसे समझने के लिए बता सकता हूँ मैं कि ऐसे ये हो गया लंबाई और चौड़ाई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई 3। ठीक है, तो ये बन गया आपका घनाभ। लेकिन घन क्या होता है, घन की चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, घन की चारों भुजाएं समान होती है, जो भी भुजाएं होती, जितनी भी भुजाएं होती, सारी भुजाएं समान होती है, जैसे वर्ग में होती है। तो अब ये घन कैसे बनेगा, जैसे 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को दोस्तों हम जो बांटेंगे 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये 5 भागों में बट जाएगा, तो इस तरह से ये 60 बनेंगे। ठीक है, और इधर को भी 4 भागों में, जो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर 4 भाग बनाएंगे। ठीक है, तो 4 पंजे 20 एक लेयर में आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो इसकी 3 लेयर बनेगी। ठीक है, 1 2 3, तो हर लेयर में कितना है 20 है, तो 3 में कितने हो जाएंगे 20 या 60। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा, खुद भी कोशिश कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय उसके बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो लॉजिकली आप कर सकते हैं, तभी तो कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। 157 किसी निश्चित कूट में इसको ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर 157 का है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। 158 श्रेणी में निम्न में से कौन सी संख्या एक गलत है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपको मालूम है कि कैसे है। ठीक है, देख लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पंजे 10। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, और ये क्या हो रहा है 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है 32 दूना 64,
तो क्या हो रहा है, 5 और 2 7, ठीक है। 7 का डबल हो रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 और 2 16, उसके बाद 16 का डबल हो रहा है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो रहा है, फिर उसका डबल हो रहा है 32 दूना 64, इस तरह से मतलब सब जगह बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पहले 2 सीरीज में चल रहे हैं, फिर इसका जो अंतिम है उसका डबल करके उसका डबल हो रहा है, फिर ये 2 सीरीज में चल रहे हैं। इसी तरह से इसके साथ भी सीरीज में चलेगा एक और, लेकिन जो 132 है वो सीरीज से बाहर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 159। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आपको मालूम है अल्फ़ाबेटिकली एडजस्ट करना है इस वर्ड को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अन्नू मेरी माँ की अभही की पुत्री है। मेरी माँ के भाई, जो मेरी माँ है, मैं हूँ ये, मेरी माँ के भाई जो है मेरे मामा जी, ठीक है, उनकी पुत्री है, ठीक है। अन्नू जो है ये अन्नू है, ठीक है, ये अन्नू है। तो परी मेरी माँ की पोती है, परी मेरी माँ की पोती है मतलब मेरी बेटी है, ठीक है, परी। तो परी अन्नू को क्या पुकारेगी, तो परी अन्नू को क्या पुकारेगी, तो परी अन्नू को पुकारेगी। तो दोस्तों ये नाइस का रिलेशन बन रहा है इसमें, ऑप्शन डी, ठीक है, 160 का ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीजनिंग बड़े लॉजिकल होते हैं इसलिए देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष पश्चिम की ओर मुखातिब है। तो दोस्तों वो पश्चिम की ओर खड़ा है, तो इस तरह से वो घूमता है दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज घूमता है, तो 45 डिग्री पे घूमता है, तो 45 डिग्री पे यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सीधा तो 90 डिग्री होता है। तो उसके बाद वो फिर घूमता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया 180 डिग्री। तो उसके बाद क्या घूमता है ये, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या घूमता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस तरह से घूमेगा 180, फिर ये 270 इधर पहुंचेगा, क्योंकि 360 तो इधर हो जाएगा, पूरा सीधा घूम घाम के यहीं पहुंच जाएगा अपनी जगह पे 360, तो यहाँ पे पहुंचेगा ये। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, खुद भी कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो किसी अधिवर्ष लीप ईयर में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो लीप ईयर होता है उस दिन जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़। तो ये पूछ रहा है कि मार्च का प्रथम दिन कौन सा वार होगा। तो इसको करने का तरीका है, तो आपको जैसा मालूम है 29 दिन फरवरी में, और जनवरी में कितने दिन है, 31 दिन। 1 जनवरी का तो आपको मालूम है, लेकिन बचे कितने, 30 दिन ये बच गए आपके पास प्लस, और 29 दिन आपके पास कहीं के हैं, फरवरी के हैं, ठीक है। तो अब आप इनको जोड़ दो, कितने बन गए, ये 59 बन गए। 59 को अब 7 से डिवाइड करो, 59 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 डिवाइड हो गया। बचा कितना आपके पास, 3 बचा। तो 3 अब सोमवार से लेकर ये कौन सा दिन था, शुक्रवार से लेकर ऐड कर दीजिए 3 दिन। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो एक दिन जो 1 तारीख को पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा आपका, तो वो पहुंचेगा आपका मंगलवार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 3 तो बन गए, तो जो अंतिम दिन था वो फरवरी का, वो था क्या आपका, सोमवार, ठीक है। तो जो अगला दिन होगा उससे क्या होगा, वो मंगलवार, ठीक है। तो इस तरह से कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी लॉजिक है ये वाली, ठीक है। ये वाले जो दिन वाले प्रश्न आते हैं तो इनको भी अच्छे से सीख लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग वर्ष 5 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है 163 का ऑप्शन ए, 163 का है ऑप्शन ए, 4 वर्ष। तो वो कैसे है, तो आपको बताना है 3 वर्ष के अंतराल में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे योगफल वाला फॉर्मूला लगेगा, जो समांतर श्रेणी का योग होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको क्या क्या रखना है, देखो n तो बताया
है आपके पास, सब n ज्ञात करना है आपको कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। तो आपको यहाँ पे a ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, a ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको d भी दिया हुआ है आपके पास 3 वर्ष के अंतराल में, और 5 बच्चों की आयु का, तो 5 मतलब n भी दिया हुआ है 5 बच्चे, ठीक है। और योग दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे 50 रखेंगे, और यहाँ पे n क्या है आपके पास, n दिया है 5, ठीक है, 5/2, और 2a आपको ज्ञात करना है, प्लस n आपके पास है 5 - 1, और d है आपके पास क्या, 3 वर्ष, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिएगा तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, जो ये समांतर श्रेणी के 2 फॉर्मूले, ये हमेशा याद रखिए, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लॉजिकल वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 164, 5, 10, 15 और x का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो औसत एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं। जैसे 4 लोग हैं, ये 5 + 10 + 15, ठीक है, 15 प्लस क्या है, x है। तो इनका औसत क्या है, कितने डिजिट है, ये 4 डिजिट है ना, वो 4 अंक है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो बराबर कितना है इनका योग, औसत कितना है, कितना है, 20 है। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा इनका योगफल, इनका योग कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। तो अब इनको जोड़ दीजिए, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 20, तो ये बन गया आपका 30, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, जो ये 30 आया है ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 80 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 50, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, 50, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा ये वाले क्वेश्चन, एवरेज के, नॉर्मल एवरेज है, बेसिक एवरेज। तो अगला क्वेश्चन है 165। तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 2018 का मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब हासिल किया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शशि चलयान है, ठीक है। 2018 का फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेविस हैमिल्टन ने। अभी हाल में नीति आयोग ने कौन सा ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन भारत में मोबिलिटी के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स सॉल्यूशन करने हेतु लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मूवहैक, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशनरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आपका आभार आपकी सेवा का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेंशनरों के लिए वहाँ पे ये पोर्टल लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में, आभार आपकी सेवा का। तो जो 169 वाला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने अभी हाल में मानसिक संस्थान समस्याओं से संबंधित लोगों की मदद पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन टूल ट्रेडविल विकसित किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। किस भारतीय व्यक्तित्व की मिस एशिया बधिर जो डिफ होते हैं उनमें जो मिस एशिया बनी है वो 2018 की कौन है, ताजपोशी हुई है जिसकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई लोग, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे उत्साह बढ़ता है, एक जो वीडियो बना रहा है उसका उत्साह बढ़ता है जब आप लोग लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, ठीक है। और कमेंट करते हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा एक इनकरेज मिलती है, मतलब कुछ और अच्छा करने का एक उत्साह बढ़ता है, ठीक है। और बाकी जो भाई लोग पीएचडी के यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो जरूर वीडियो को जरूर देखें, जो सब्जेक्ट पर रोज़ अपलोड हो रही है तो देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, जैसे भी कैसे भी, लेकिन कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देशना जैन, ठीक है। पीएचडी के साथ लेकिन जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए।